नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। कांग्रेस गैरसैंण में प्रतीकात्मक बजट सत्र करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि सरकार गैरसैंण में बजट सत्र नहीं कर रही है, इसीलिए अब हम प्रतीकात्मक सत्र चलाएंगे। कांग्रेस के इस आरोप पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इसके लिए तो कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस को यह सवाल तो अपने विधायकों से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर देहरादून में सत्र कराने की मांग की थी। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनावी वर्ष है और ऐसे में कांग्रेस मुद्दा विहीन राजनीति करने पर उतारू है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वी एल संतोष जी का 2 दिवसीय दौरा था और जो कार्यक्रम अभी तक संपन्न हुए उन कार्यक्रम रिपोर्टिंग हमारे मोर्चों द्वारा भी रखी गई है और जो चुनाव की हमारी प्रबंधन कमेटी है उसके द्वारा भी अपनी बात रखी गई है। आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा 28 तारीख को पहला प्रवास है, जिसमें हमने कुमाऊं जो हमारा क्लस्टर है उसमें हम बूथ स्तर और उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं को उसमें बुला रहे हैं। फिर उसी दिन हरिद्वार में 4 बजे चुनाव प्रबंधन टोली जो हमारी है उस टोली की बैठक होगी और फिर सायंकाल देहरादून के अंदर टिहरी लोकसभा के अंतर्गत हम जो प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ करने वाले हैं उस कार्यक्रम के स्वरूप को आज फाइनल रूप दिया गया। आगामी दिनों के अंदर बूथ स्तरीय कार्यक्रम की श्रृंखला बनेगी। चार धाम की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चार धाम की तैयारियों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक ऋषिकेश के नगर निगम सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में देहरादून के जिला अधिकारी और गढ़वाल के आईजी कर्ण सिंह के अलावा पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में गढ़वाल के कमिश्नर ने अधिकारियों को सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। धाम यात्रा को लेकर ये मेरी अध्यक्षता में ये पहली बैठक हुई है। इसमें लगभग सभी जनपदों के जिलाधिकारी और एसएसपीज और जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसके सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी के साथ काफ़ी लंबा विचार विमर्श करीब 2 घंटे हम लोगों का हुआ है। हम लोगों ने पूरी यात्रा में इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा कि पुरानी यात्रा या पिछले वर्ष की जो यात्रा हुई थी उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं पिछली बार भी की गई थी तो केवल उसकी एनालिसिस काफ़ी की गई कि किस किस जगह पर क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। मुख्य रूप से 5 चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। एक तो पूरे यात्रा रूट की जो सड़कें हैं ये किसी भी हालत में 30 अप्रैल तक बिल्कुल चाक चौबंद हो जानी चाहिए। पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं जनपद रुद्रप्रयाग ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ महिला अपराध जैसे अनेक मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। बैठक के बाद अलका लांबा ने कहा कि बैठक में प्रदेश की महिलाओं की आधी आबादी को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गई। बैठक में यह मुद्दा भी सामने आया कि उत्तराखंड की महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं और वो महंगाई से राहत चाहती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं आज रोजगार की तलाश में बैठी हुई हैं, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं को अब तक कोई भी रोजगार नहीं मिल पाया है। बीजेपी सरकार ने राजस्थान में गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए कम किए जाने की चुनावी वादा जो था उसको किया, जिसे राजस्थान सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया। राज्य कार्यकारिणी उत्तराखंड महिला कांग्रेस की मीटिंग हुई है, व्यापक चर्चा हुई है। उत्तराखंड की आधी आबादी जो बहनें हैं उनके मुद्दों को लेकर कार्यकारिणी में सामने आया कि उत्तराखंड की बहनें महंगाई से त्रस्त हैं, राहत चाहती हैं। पढ़ी लिखी हमारी बहनें, बेटियां रोजगार तलाश रही हैं, बेरोजगारी दूसरा मुद्दा आया। तीसरा यह है कि घरेलू सिलेंडर पूछा गया कि राजस्थान में गारंटी दी थी 500 का गहलोत सरकार दे रहे हैं, हम 50 रुपए कम 450 में देंगे, मिला या नहीं मिला? पता लगा उत्तराखंड की बहनों को कि धोखा और छलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बहनों के साथ हो चुका है, नहीं मिल रहा है।
खबर उत्तराखंड हल्द्वानी के कुमाऊं की है, जहां पर आज 3 शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई। वहीं गौलापार हेलीपैड से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए आज से उड़ान सेवा शुरू हुई। सीएम धामी ने वर्चुअली रूप से जुड़ करके हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम धामी एवं लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हवाई सेवा संचालन करने वाली हेरिटेज एविएशन के मुताबिक प्रतिदिन 2 उड़ानें हल्द्वानी से शुरू करेगा, जिसमें किराया 2500 रुपए होगा। वहीं हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का 3000 रुपए और हल्द्वानी से मुनस्यारी का किराया 3500 रुपए रखा गया है। हेली सेवा के शुरू होने पर सीएम ने पीएम मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री का आभार जताया। हाँ, ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इससे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुनस्यार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और बधाई देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भरत सिंह रावत है। ठीक है। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी ज़िलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए मैंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा था कि ये हवाई सेवा नहीं है, ये तो जीवन देने वाली सेवा है। वहीं पौड़ी की समस्याओं को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति ने जनाक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसके चलते शहर की सभी दुकानें भी बंद रहीं। रैली के मद्देनजर पुलिस भी मुस्तैद रही। संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनोज रावत ने बताया कि राज्य निर्माण की नींव रखने वाली उत्तराखंड आंदोलन की जननी पौड़ी के साथ पिछले 23 सालों से पक्षपात हो रहा है। अब इसके खिलाफ सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य बनने के 23 सालों बाद भी पौड़ी को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश रैली का मकसद शहर की समस्याओं के प्रति जिला प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। देखिए, मुझे लगता है कि राज्य गठन के बाद से ही जिस तरह से पौड़ी की उपेक्षा होती आई है, उसी को लेकर आज पौड़ी की जनता स्वयं अपने आप सड़कों पर उतरी है। पौड़ी के व्यापारियों ने इसमें पूरा सहयोग किया है बाजारबंदी में। और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि अस्पताल की बात कर लीजिए, कूड़े की बात कर लीजिए, जलकर भवनकर की बात कर लीजिए, और इसके अतिरिक्त हमने जो व्यापार सभा के ऊपर ट्रेड टैक्स लगाया जा रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इन सभी को लेकर आज एक मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां से कुछ ना कुछ हमें आश्वासन मिलेगा, और ऐसा नहीं होता है तो 25 तारीख से फिर हम लोग आमरण अनशन की तैयारी करेंगे। देखिए, जो संयुक्त संघर्ष समिति का यहाँ पे गठन हुआ है, हमने एक स्ट्रेटेजी पे काम किया कि ईमानदार पहल अगर कहीं पे होती है तो जनता साथ देती है। ये उत्तराखंड आंदोलन से हमने सीखा है और हम लोगों ने राजनीतिक स्वार्थों से परे होकर जो ये ईमानदार पहल की है, और आज वो जो सैलाब आपने सड़कों पे देखा, पौड़ी की जन समस्याओं को लेकर जो आक्रोश, जनाक्रोश सड़कों पे देखा है, वो इसकी परिणति है। और हम इस मुहिम को यूं ही जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगों पर सरकार अमल न कर दे। और ये तो अभी शुरुआत भर है, क्योंकि ये तो लोकल समस्याएं जो जिलाधिकारी के हाथ की हैं, जो 5 मिनट में भी जिलाधिकारी इसको अमली जामा पहना सकते हैं। लेकिन हम पर्यटन गतिविधियों से लेकर जो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ के लिए हैं, उनकी लड़ाई के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे और जनता ऐसी सड़कों पर उतरती रहेगी जब तक हमारा ये मांगों का समर्थन नहीं हो जाता। पौड़ी अनदेखी का शिकार हुआ है और आज जो जन सैलाब मातृशक्ति को देखने को मिला है, उत्तराखंड को जब हम एक नई दिशा में लेके जा रहे थे और उत्तराखंड की जो मांग थी हमारी, उसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज वही हिस्सा हमें देखने को मिला होगा। और पौड़ी बचाव के लिए जो संघर्ष हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और जितना भी जन सैलाब आया था
वो इस पौड़ी की अगर अनदेखी नहीं होती तो शायद आज सड़कों पे नहीं होता। एक बार पुनः हमें उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ना पड़ा और आज पौड़ी बचाओ की लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। तन मन और धन से हम पौड़ी बचाओ की लड़ाई को लड़ेंगे और सड़कों पे आज नहीं, जब भी उतरना पड़ेगा हम रोज उतरेंगे। वहीं हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरिया 2 सदस्यीय टीम के साथ हल्द्वानी पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने वनभूलपुरा के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद सर्किट हाउस काठगोदाम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इस पूरे घटनाक्रम की अधिकारियों से जानकारी भी ली। बैठक में डीएम, एसएसपी के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीते 8 फरवरी को वनभूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, आगजनी और फिर हिंसा हुई, जिसमें वनभूलपुरा थाने को जलाने का प्रयास किया गया था। इस घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अभी बहुत सारे लोगों से बात करनी बाकी है। लोग मिनॉरिटीज़ के मन से डर, भय और इनइक्वालिटी की भावना खत्म हो, डिस्क्रिमिनेशन की भावना खत्म हो, इसके लिए मिनॉरिटी कमीशन काम करता है। भारत में मिनॉरिटी सबसे ज़्यादा सेफ है। ये देश है जहां 51 से लेके आज तक मिनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। हर जगह मिनॉरिटी को मौका मिलता है। हम राष्ट्रपति भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये ऐसा देश है, अगर कोई आदमी डिज़र्व करता है तो उसको उसका स्थान मिलता है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून से अयोध्या के लिए आज स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन देहरादून से 11 बजे रवाना हुई। ट्रेन देर रात 3 बजे अयोध्या पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 1064 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। 23 तारीख को श्रद्धालु दिन में अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और रात 12:40 पर यह स्पेशल ट्रेन वापस देहरादून के लिए रवाना होगी और 24 तारीख को दिन में 2 बजे देहरादून पहुंचेगी। स्वागत करते हैं। मेरा से आए हुए सभी लोग और जो भी यहाँ से जा रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं। आप लोग जा रहे हैं, विश्वास है वो लोग जा रहे हैं, वो लोग का जिम्मा है, वो लोग आप लोग का सभी अच्छी तरह से ध्यान करेंगे। सभी परिवार, सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है और हम सब इसके साथी हैं। हम इतिहास को बदलते हुए देख रहे हैं। एक नए इतिहास का गठन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी। वहीं हल्द्वानी की बात करेंगे, जहां पर वनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरिया 2 सदस्यीय टीम के साथ हल्द्वानी पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने वनभूलपुरा के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद सर्किट हाउस काठगोदाम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इस पूरे घटनाक्रम की अधिकारियों से जानकारी भी ली। तो बैठक में एसएसपी के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीते 8 फरवरी को मामला सामने आया था। उसके बाद से लगातार जिस तरीके से दौरे जारी हैं।
और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर हत्या आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर बदमाश ने फायरिंग कर दी, वहीं जिससे सीआईयू के दरोगा को गोली लग गई और जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गोली लगने से घायल दरोगा का भी इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिसंबर में हुई 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 8 दिसंबर को एक 6 साल के बच्चे अजीत जिसका नाम था, उसकी बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और उस घटना ने पूरे हरिद्वार को काफ़ी झकझोर के रखा था। और पुलिस ने भी इस घटना को बहुत संजीदगी से लिया और उसमें लगातार हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जिसकी पुलिस को लगातार तलाश थी काफ़ी टाइम से, और ये काफ़ी समय से फरार भी चल रहा था। आज ये सूचना हमारे थाना स्तर पर प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति आज चमकादल टापू के आसपास कहीं दिखाई दिया है। और अगली खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर आज पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी दिनेशपुर थाने का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधि एवं व्यापक मंडल के लोगों के साथ एक बैठक भी की और साथ ही साथ उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान जनप्रतिनिधि एवं व्यापारियों ने नशे के अलावा क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने थाना अध्यक्ष अनिल जोशी को आदेश देते हुए कहा कि आज जनप्रतिनिधि एवं व्यापारियों के संग बैठक की गई, जिस पर आए सुझाव को अमल किया जाए। जी, वार्षिक निरीक्षण करना एक पुलिस ऑफिसर का एक इम्पोर्टेंट टास्क है। एज ए एसएसपी एसपी हमको भी कुछ थानों को निरीक्षण करना पड़ता है एक वर्ष में एक बार। इसके अलावा पुलिस का एक गुड प्रैक्टिस है ये, मतलब ऐसे नियम भी है और गुड प्रैक्टिस भी है। तो इसी प्रकार आज मेरा वार्षिक निरीक्षण था, तो वार्षिक निरीक्षण का एक भाग हमने समाप्त कर दिया है। मतलब कैंपस का भ्रमण हो गया, रजिस्टर्स हो गया, रखरखाव हो गया, सब कुछ कर लिया। इसी के साथ साथ वार्षिक निरीक्षण के साथ साथ जन संवाद का भी कार्यक्रम रहता है। सीएलजी मीटिंग करना हमारा मैंडेट भी है और एक पुलिस का बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी के तहत शहर के सारे सम्मानित संभ्रांत नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए, जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी आप लोग मीडिया बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए, काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए थे। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो चोरी की शिकायत की है। ये जयनगर में चोरी की शिकायतें बहुत बढ़ रही हैं, पेंटागन साइड में और 1 नंबर में, 2 नंबर में, और जो दारू की चोरी छोटे छुपे बेचे जा रहे हैं, वो कच्ची भी बेची जा रही है। इससे जनता को भी प्रॉब्लम होती है। और रात के टाइम पे शायद से हो सकता है अगल बगल में जो किराए पे रहते हैं उनके द्वारा भी ये सब कार्य किए जा सकते हैं। और घर जाना मुश्किल हो रहा है लोगों का, तो रात को देख रहे हैं सब सही सलामत बाहर 1 बजे उनका टाइमिंग है, 1 बजे 2 बजे के टाइम पे ताला तोड़ के कुंडियां तक नहीं रहने दे रहे हैं और अंदर का सारा सामान जितना भी है वो सारा रातों रात में गायब हो रहा है। बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता आमिर खान अपनी पत्नी किरण और बेटे आजाद के साथ मसूरी के प्रसिद्ध स्कूल वुडस्टॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ भी दिया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने आमिर खान को घेर लिया और उनके साथ फोटो खिंचवाई और आमिर खान ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। बताया जा रहा है कि आमिर खान अपने बेटे आजाद के दाखिले के सिलसिले में मसूरी पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच आमिर खान छावनी परिषद स्थित होटल रॉक भी पहुंच गए, जहां पर उनसे मिलने के लिए प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। वहीं स्कूल के छात्र छात्राएं आमिर खान के साथ फोटो खिंचवा करके काफी खुश नजर आए। वहीं हल्द्वानी में 8 फरवरी को वन भूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश लगातार जारी है और अब अब्दुल मलिक के पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि यह मुकदमा सरकार की 13 बीघा से अधिक जमीन को षड्यंत्र से खुदबुर्द करने का है। बता दें कि इस मामले में साल 1988 में मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाया गया और उसके नाम से एफिडेविट भी बनवाए गए। वहीं दूसरी ओर वन भूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी पर भी नगर निगम ने एफआईआर दर्ज की है।
जो बनभुलपुरा की भूमि है जिसे अब्दुल मलिक का मलिक के बगीचा नाम से जाना जाता है, कंपनी बाग से नाम जाना जाता है, उसमें 13 बीघा 3 बिस्वा की ज़मीन मूलतः लीज में दी गई थी। बाद में वो लीज ख़त्म हुई, उसमें बेदखली की कार्रवाइयाँ हुई और बाद में उसमें अन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी ज़मीन पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उसे वापस लिया और अभी एक रिट दायर हो गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, उसका हम काउंटर बना रहे थे। उस दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि ये लीज जब ट्रांसफ़र हुई अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति को, बाद में वो बेदखली कार्रवाई उसमें चली, तो अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति से ज़मीन को ट्रांसफ़र दिखाते हुए लोग अपने हक का दावा करते हैं, लेकिन अब्दुल रजा की मृत्यु हमारे अभिलेखों के अनुसार 1988 में होना प्रतीत होता। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।